हेलो, गुड मॉर्निंग एट क्लास। हम 12वां चैप्टर पूरा कर चुके थे। 13वां चैप्टर हम आज शुरू करेंगे ध्वनि के बारे में। उससे पहले ये 12वें पार्ट के जो क्वेश्चंस कराए थे ना, उसमें एक क्वेश्चंस देखो। ये वाला जो क्वेश्चंस था ना, आलिदा वाला ना, आलिदा अपनी खिलौनी कार को संगमरमर के सूखे फर्श, गीले फर्श इस पर चलाती है। तो मैंने जो क्वेश्चंस भेजा था ना, उसमें शायद या तो मुझे गलती से यहाँ पे घटता क्रम दिखा था, तो मैंने घटते क्रम के हिसाब से आंसर बताया था, जबकि यहाँ क्वेश्चंस में क्या है, बढ़ता क्रम है। बढ़ता क्रम होगा तो जो मैंने आंसर बताया था ना, ये इसका उल्टा हो जाएगा। इसका उल्टा होगा तो सबसे पहले क्या आएगा कि संगमरमर का गीला फर्श, फिर संगमरमर का सूखा फर्श, फिर समाचार पत्र और तौलिया। तो ये जो इस ऑप्शन में दे रखा है, ये क में दे रखा है, तो उसके अनुसार हम इसमें क सही करेंगे। अगर यहाँ बढ़ता क्रम है ना, तो आंसर होगा हमारा ये क, संगमरमर का गीला फर्श। क्यों? क्योंकि सबसे कम घर्षण का मान गीले फर्श पर होगा, फिर उससे अधिक घर्षण लगेगा सूखे फर्श पर, फिर उससे अधिक घर्षण लगेगा समाचार पत्र पे, और सबसे अधिक घर्षण लगेगा इन चारों में से तौलिए पर। यानी तौलिए पर कार को चलाना सबसे ज़्यादा मुश्किल होगा, फिर उससे थोड़ा मुश्किल समाचार पत्र पे होगा, और उससे थोड़ा सा कम मुश्किल जो है ना सूखे फर्श पे होगा, और सबसे आसान हो जाएगा हमारे लिए गीले फर्श पे चलाना। ठीक है, इसको इस क्वेश्चंस में करेक्शन कर लेना। अब हम बात करेंगे हमारे 13वें पार्ट की। 13वां पार्ट है ध्वनि के बारे में। यानी ध्वनि, इसमें हम कुछ चीज़ों के बारे में जानेंगे, जैसे ध्वनि उत्पन्न कैसे होती है ना, और हमें सुनाई कैसे देती है। एक तो इसका उत्पन्न होना, दूसरा इस ध्वनि का हमें सुनाई देना। फिर कुछ ध्वनियाँ हमें अधिक प्रबल सुनाई देती है, कुछ ध्वनियाँ हमें कम प्रबल सुनाई देती है, दुर्बल सुनाई देती है। ऐसे होती है ना, कुछ ध्वनियों की आवाज़ बहुत धीमे धीमे हमारे कानों तक पहुँचती है, और कुछ ध्वनियाँ हमारे कानों तक बहुत तेज़ी के साथ में पहुँचती है ना। इसी के आधार पर फिर हम शोर को निर्धारित करते हैं। शोर वाली ध्वनि किसे बोलेंगे, संगीत वाली ध्वनि किसे बोलेंगे, है ना। और ध्वनि जो होती है किन किन चीज़ों पे निर्भर करती है, इसका तारत्व क्या होता है, प्रबलता क्या होती है, आयाम क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आप देखो, कालांश का पीरियड समाप्त हो गया। दरवाजे की घंटी की ध्वनि अथवा खटखटाने की आवाज़ सुनकर आपको तुरंत पता चल जाता है कि आपके दरवाजे पर कोई आया है। जैसे कोई डोरबेल पर अपनी खटखटाहट होती है, तो उससे क्या होगी कि एक ध्वनि उत्पन्न होगी, और या प्राय पदचाप यानी पैरों से चलने की आवाज़ सुनकर ही आप जान लेते हैं कि कोई आपकी ओर आ रहा है। आपने लुका छिपी का खेल खेला होगा। इस खेल में एक खिलाड़ी की आंखों पर पट्टी बांध दी जाती है, और उसे अन्य खिलाड़ियों को पकड़ने के लिए कहा जाता है। तो आंखों पर पट्टी बंधे होने पर भी उस खिलाड़ी को कैसे पता चल जाता है कि सबसे समीप कोई खिलाड़ी है? वो कि कोई आहट सुनकर या ध्वनि की कदम चाल सुन करके पता कर लेता है। तो ध्वनि का हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थान है। एक दूसरे से संपर्क करने में यह हमारी सहायता करती है। अपने चारों ओर हमें विभिन्न प्रकार की ध्वनियाँ सुनाई पड़ती है। अपने आसपास सुनाई देने वाली ध्वनियों की एक सूची बनाइए। अपने विद्यालय के संगीत कक्ष में आप बांसुरी, तबला, हारमोनियम आदि वाद्य यंत्रों की ध्वनियों को सुनते हैं। अब बात करते हैं कि ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है ना। यह एक स्थान से दूसरे स्थान तक कैसे, किस प्रकार पहुंचती है ना। क्या जाने के लिए, मतलब कि इसका मतलब क्या हुआ कि क्या ध्वनि को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होती है, या बिना माध्यम ही यह गति कर जाती है? जैसे प्रकाश है ना, प्रकाश को माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, वो एक स्थान से दूसरे स्थान बिना माध्यम के भी पहुंच जाता है। तो क्या ध्वनि भी ऐसे गति कर पाती है? क्या ध्वनि को हम कैसे सुन पाते हैं, है ना। वो अंग कौन से हैं जो जिनकी वजह से हम ध्वनि को सुन पाते हैं? कुछ ध्वनियाँ दूसरों की अपेक्षा प्रबल क्यों सुनाई देती है? इस अध्याय में हम ऐसे ही प्रश्नों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो ये जितने भी वाद्य यंत्र हैं, जैसे हारमोनियम, बांसुरी, सितार, तबला, इन सब से क्या होती है? ध्वनि उत्पन्न होती है। तो ध्वनि उत्पन्न यहाँ इनमें किस तरह से होती है, किस वजह से होती है, इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट यही है 13.1 का, कि ध्वनि कंपित वस्तुओं द्वारा उत्पन्न होती है। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि जब भी ध्वनि उत्पन्न होगी तो उससे पहले कंपन होना जरूरी है। अब कंपन क्या होता है ना, किसी भी कंपन क्या होता है? देखो, कोई वस्तु है, उसका माध्य स्थिति से, अपनी मेन पोजीशन से, माध्य स्थिति से ऊपर नीचे या आगे पीछे, जिसको हम इधर उधर भी बोल सकते हैं, होने वाली गति, है ना, उसको कंपन कहते हैं। या और दूसरी तरीके से हम ये बोल सकते हैं कि एक सेकेंड में, है ना, एक सेकेंड में कोई वस्तु अपनी माध्य स्थिति से कितनी गति करती है, यानी कितनी बार ऊपर नीचे होती है या आगे पीछे होती है, वो वस्तु का कंपन कहलाता है। तो इन कंपन की वजह से ही ध्वनि उत्पन्न होती है। अगर कंपन नहीं होंगे तो ध्वनि उत्पन्न नहीं हो पाएगी।
जैसे साधारणतः हम क्या देखते हैं कि विद्यालय की घंटी को जब बज न रही हो छूकर देखिए, आप कैसा अनुभव करते हैं? जब विद्यालय की घंटी बज नहीं रही है ना, जब उसको छूकर देखोगे तो किसी भी तरीके का कोई वाइब्रेशन, कोई कंपन आपको अनुभव नहीं होगा, महसूस नहीं होगा। जब वह ध्वनि उत्पन्न कर रही हो तो इसे पुनः छूकर देखिए। जब भी उसके ऊपर टंकार लगाते हैं ना, हम चोट मारते हैं किसी लोहे के उपकरण से या धातु की छड़ से, तो जैसे ही वो ध्वनि उत्पन्न होती है, जैसे उस पर चोट मारेंगे हम तो उसमें से ध्वनि उत्पन्न होगी। जिस समय ध्वनि उसमें से उत्पन्न हो रही है उस समय उसको छू करके या उसके पास कान लगा करके आप सुनने की कोशिश करोगे ना, तो उसके अंदर कंपन महसूस होंगे तुम्हें। तो क्या आप इसे कंपित होता हुआ अनुभव कर सकते हैं? बिल्कुल, जब घंटी बजती है ना उस समय उसमें से कंपन होते हुए महसूस होते हैं। इसी के लिए क्रियाकलाप दे रखा है कि धातु की एक प्लेट लो, इसे किसी सुविधाजनक स्थान पर इस प्रकार लटका दो कि किसी दीवार को न छुए। अब इस पर किसी छड़ी से चोट मारो, क्या आपको कोई ध्वनि सुनाई पड़ती है? मतलब कुछ आवाज़ आती है या नहीं आती है? प्लेट अथवा कढ़ाई को धीमे से अपनी अंगुली से छूकर देखो, आप क्या आप कंपन का अनुभव करते हो? बिल्कुल, जिस समय हम इस तरीके से चोट मारेंगे ना इसके ऊपर, चोट मारने के तुरंत बाद में जब हम इसके ऊपर हाथ लगा करके या कान लगा करके सुनने की कोशिश करें तो हमें कंपन सुनाई देंगे, इनके अंदर से वाइब्रेशन होता हुआ महसूस होगा। ऐसे ही प्लेट पर फिर से छड़ी से चोट मारी तथा चोट मारने के तुरंत बाद इसे अपने हाथों से कसकर पकड़ लीजिए। क्या आप भी ध्वनि सुन पाते हैं? जब प्लेट ध्वनि उत्पन्न करना बंद कर दे तब इसे फिर से छूकर देखिए, क्या अब आप कंपनों का अनुभव कर पाते हैं? तो होगा क्या कि जिस समय हम प्लेट पर छड़ी से या छड़ से चोट मारते हैं और चोट मारने के बाद में इसको पकड़ते हैं तो हमें हमारे हाथों में कंपन होता हुआ महसूस होगा, है ना। इसकी अपेक्षा जब वो स्थिर हो, जब आप चोट नहीं मारी हो, है ना, उस समय कंपन महसूस नहीं हो पाएगा। ऐसे ही एक प्रयोग और दे रखा है ये कि रबड़ के छल्ले को क्रशित करना यानी खींचना। जैसे ये दो पेंसिलों के बीच में अगर हम एक रबड़ को बांध दें और इसको बीच में से पकड़ कर खींचें, तो जैसे ही हम इसको खींचेंगे तो, है ना, खींचकर जब हम इसको छोड़ेंगे तो इसके अंदर क्या होंगे? कंपन उत्पन्न होंगे, और कंपन उत्पन्न होने की वजह से इसके अंदर से कुछ विशेष ध्वनि हमको सुनाई देती है। इसकी बजाय बिना खींचे जैसे ही अपन इसको और जैसे ही ये कंपन करना बंद कर देगा तो वो ध्वनि आना भी बंद हो जाएगी। तो इस प्रकार रबड़ के छल्ले से ध्वनि उत्पन्न होती है। तो रबड़ का एक छल्ला लो, चित्र में दिखाए अनुसार पेंसिल बॉक्स पर चढ़ा दो, बॉक्स तथा तानित रबड़ के बीच 2 पेंसिल लगाओ। अब रबड़ के छल्ले को लगभग बीच में से खींचकर छोड़ो। तो क्या आपको ध्वनि सुनाई देती है? क्या रबड़ का छल्ला कंपन करता है? तो जैसे ही बीच में से खींच करके हम इसको छोड़ेंगे तो इसके अंदर कंपन उत्पन्न होंगे, और उन कंपन की वजह से हमें कोई ना कोई ध्वनि, विशेष रूप से ध्वनि सुनाई देगी। जब कंपन होना बंद हो जाएंगे तो वो ध्वनि सुनाई देना भी बंद हो जाएगी। कक्षा 7 में आप अध्ययन कर चुके हैं कि किसी वस्तु की अपनी माध्य स्थिति के इधर उधर या आगे पीछे होने वाली गति को कंपन कहते हैं। तो कंपन किसे कहते हैं? किसी भी वस्तु की अपनी माध्य स्थिति के इधर उधर का मतलब क्या हुआ? जैसे ये वस्तु पड़ी है ना, ये इसकी मेन पोजीशन है, तो इधर उधर का मतलब आगे पीछे इस तरीके से होना, या ऊपर नीचे इस तरीके से गति करना, है ना, इसको कंपन कहते हैं। अब ये कंपन क्या कि 1 सेकंड में कितनी बार वस्तु मेन पोजीशन से ऊपर नीचे हुई है या आगे पीछे हुई है ना, ये कंपन कहलाते हैं एक तरह से। तो जब कसकर तानित एक रबड़ के छल्ले को क्रशित करते हैं या बीच से खींचकर छोड़ते हैं तो ये कंपन करता है और ध्वनि उत्पन्न करता है। जब ये कंपन करना बंद कर देता है तो ध्वनि बंद हो जाती है, यानी जब तक उसमें कंपन होंगे तब तक हमें ध्वनि सुनाई देती रहेगी, और जैसे ही कंपन होना बंद हो जाएंगे ध्वनि सुनाई देना भी बंद हो जाएगी। इसी के लिए कि थाली का प्रयोग भी बता रखा है, कंपित थाली जल में तरंगे उत्पन्न करती है। कंपित थाली का मतलब इसमें करना क्या है कि एक कोई स्टील की थाली लो, उसमें पानी डाल दो थोड़ा सा, फिर उसके किनारे पर चम्मच से चोट मारो। तो जैसे ही चम्मच से चोट मारोगे ना तो आपको पानी हिलता हुआ दिखाई देगा, है ना, आवाज़ भी, ध्वनि भी उत्पन्न होगी और साथ में पानी भी हिलता हुआ दिखाई देगा। इसका मतलब क्या हुआ कि कंपित थाली से क्या होगी कि जल में तरंगे उत्पन्न होती है ना, उस तरंगों की वजह से तो पानी हिलेगा, अन्यथा जब चोट नहीं मार रहे थे तब तो वो स्थिर था, तब तो नहीं हिल पा रहा था, है ना। अब देखो इसके कुछ क्वेश्चन आंसर 3-4 क्वेश्चन हैं वो नोट करने। जैसे इसका पहला क्वेश्चन है कि ध्वनि किस प्रकार उत्पन्न होती है। तो ध्वनि वस्तुओं की कंपनिक गति के कारण ध्वनि उत्पन्न होती है। वस्तुओं की कंपनिक गति के कारण ध्वनि उत्पन्न होती है। दूसरा है कि कंपन किसे कहते हैं। तो किसी वस्तु की अपनी माध्य स्थिति के इधर उधर या आगे पीछे होने वाली गति को कंपन कहते हैं। किसी वस्तु की अपनी माध्य स्थिति के इधर उधर या आगे पीछे होने वाली गति को हम कंपन कहते हैं। तीसरा प्रश्न है कि आपके विद्यालय की घंटी ध्वनि कैसे उत्पन्न करती है ना। अभी हमने देखा ना विद्यालय की घंटी जो है ना वो ध्वनि कैसे उत्पन्न करती है, इसके बारे में अभी देखा हमने। तो हम क्या लिखेंगे इसमें, देखो, जब घंटी पर हथौड़े से आघात किया जाता है
तो घंटी कंपित हो उठती है। जब घंटी पर हथौड़े से आघात किया जाता है तो घंटी कंपित हो उठती है। घंटी के कंपित यानी कंपन होने से ध्वनि उत्पन्न होती है। घंटी के कंपित होने से क्या होगा? ध्वनि उत्पन्न होती है। ये कंपन हम घंटी को छूकर महसूस कर सकते हैं। अधिकांशतः ध्वनि का आयाम कम होने से कंपन नहीं देख पाते, या अधिकांशतः ध्वनि का आयाम कम होने से हमें कंपन नहीं दिखाई देते, ये भी लिख सकते हैं, या अधिकांशतः ध्वनि का आयाम कम होने से हम कंपन नहीं देख पाते। ठीक है। चौथा प्रश्न है कि रबड़ के छल्ले से ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है? रबड़ के छल्ले से ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है? तो जब कस कर तानित एक रबड़ के छल्ले को क्रसित करते हैं या बीच से खींचकर छोड़ते हैं, बीच से, यहाँ लिख लो से, बीच से खींचकर छोड़ते हैं तो ये कंपन करता है और ध्वनि उत्पन्न करता है। ये चारों क्वेश्चन भी नोट करने हैं। ठीक है। और एक वो कल 12th लेसन का जो क्वेश्चन था ना, उसका आंसर सही कर लेना। वहाँ बढ़ता क्रम है और मैंने तुम्हें आंसर बताया था घटते क्रम के अनुसार। तो अगर घटता क्रम पूछे तो मेरा आंसर सही है, लेकिन बढ़ते क्रम के अनुसार बात करेंगे तो उसका रिवर्स कर देना, उसका उल्टा कर देना। ओके, थैंक यू 8th क्लास।